रात देर से घर लौटा था और गाड़ी की चाबियां टेबल पर रखते हुए लाउंज में बैठा था जब किचन से सस्कियों की हल्की हल्की आवाज सुनकर हैरत से किचन में गया था। वहां गया तो उसकी नजरें पत्थर हो गई थीं। जब मनाहिल को किचन के एक कोने में बच्चा हुआ खाना खाते देखा, जो कि फकीरों के लिए थैले में जाता था। मनाहिल ने आवाज सुनकर सर उठाया। सामने हमजा को देखकर उसकी सांस रक गई। हमजा लाला, प्लीज ताई अम्मी को नहीं बताइएगा। मुझे भूख से चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो रोते रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, जिसने उसे पत्थर कर दिया। जिस कजन की शक्ल देखने से उसे चढ़ थी, उसे इस हालत में देखकर वो सदमा लगा था, शदीद सदमा। वो कदम कदम चलता उसके सामने बैठा तो मनाहिल खौफ से आंखें मूंद ले, ये समझकर कि वो मारेगा। हालांकि उसकी मूंदी हुई आंखें देखकर हमजा का दिल मिट्टी में बंद हो गया था। फिर वो बोला, तुम ये क्यों खा रही हो? उसकी आवाज में हैरत थी, भूख लगी थी। वो सर झुकाते हुए बोली, हमजा ये तो जानता था कि वो बाकी घर वालों ताई अम्मी ने। वो दीवार का सहारा लेते हुए उठकर बोली, मामा ऐसा क्यों करेंगी मनाहल? वो नाराज होकर उसे देखते हुए बोला। मनाहल चौकी नहीं थी। हमजा चौधरी अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। तुमने कुछ खाना है मजीद? वो फोन करते हुए बोला, नहीं मेरा पेट भर गया है। मनाहल बोलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर चली गई। हमजा ने उसे जाते देखा, फिर फोन वापस रखते हुए खुद भी चल दिया। ये चौधरी हाउस था। अकबर चौधरी के 2 बेटे और 2 ही बेटियां थीं। बेटियां दोनों बैरोन मलिक थीं। इनका बड़ा बेटा नासिर साहब था, जिसकी शादी उसकी पसंद की लड़की राबा बेगम से हुई थी। उनके सिर्फ 2 बेटे थे। एक हमजा चौधरी, जो अब अपने अबू के साथ कारोबार संभाल रहा था। दूसरा आरिन चौधरी, जो यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में था। अकबर चौधरी का दूसरा बेटा फैसल चौधरी था, जिसकी शादी इनकी मर्जी के बगैर उनके कजिन समीरा से हुई थी। उनकी एक बेटी थी मनाल चौधरी। मनाल की पैदाइश के चंद दिनों बाद ही उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मनाल की जिम्मेदारी राबा बेगम पर आ गई थी, जिस पर वो बहुत नाराज थी, क्योंकि राबा बेगम कभी मनाल की मां नहीं बन पाई थी। वही नफरत फिर मनाहिल के हस्से में भी आई। मनाहिल 19 साल से ये नफरत खामोशी से सह रही थी। इस घर में सिर्फ उसके दादा ही उसके हमदर्द थे, लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि उनका भी 3 साल पहले इंतकाल हो गया। मरने से पहले वो मनाहिल और हमजा की निस्बत तय कर गए थे। तब से ही राबा बेगम ने उसके साथ बहुत बड़ा सलूक करना शुरू कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। हमजा नाश्ते की मेज पर आते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम नासिर साहब और राबा बेगम ने एक साथ जवाब दिया। मामा, कल रात फरेज क्यों लाग था? मेरा कुछ खाने का मौड था, लेकिन फरेज ही बंद था। वो जूस गिलास में डालते हुए बोला। नासिर साहब ने उन्हें सख्त नजरों से देखा। असल में बेटा, रात को चौहे किचन में आ जाते हैं, इसलिए एहतियातन दरवाजा लॉक किया था। देखो मामा, फ्रिज तो बंद होता है तो चौहे फ्रिज में कैसे घुसेंगे? वे हल्के फलके अंदाज में बोला। अगर किसी ने फ्रिज ठीक से बंद ना किया हो तो इसीलिए लॉक लगाया था, लेकिन अब से नहीं लगाऊंगी। जो तुम्हें जब चाहे खा लेना, मेरा बच्चा। जी मामा, वो मुस्कुराते हुए बोला। नासिर साहब ने तातर से राबा बेगम को देखकर इनकार में सिर हिलाया। मनाहल किचन में खड़ी नाश्ता के बर्तन धो रही थी कि पीछे से आवाज सुनकर वो मड़ी। सामने खड़े वजूद को देखकर खौफ से उसका जिस्म कांप उठा। कांप क्यों रही हो? खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। आरिन फ्रिज खोलते हुए पानी की बोतल निकालते हुए बोला। मनाहल पलटते कांपते हाथों से बर्तन धोने लगी। ये भी वाश कर देना। आर्यन ने उसकी मजीद एक प्लेट रखी। अचानक उसके करीब आने पर वो डर कर पीछे दीवार के साथ लग गई। आर्यन ने तिवरी बढ़ाते हुए उसे देखा। अपने और मेरे दरमियान फासला देखो। फिर भी डर गई। वो वीरान से काफी फासले पर था। प्लेट भी उसने फासले पर ही रखी थी। वो भी अचानक आवाज पर डर गई। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्यों डरती हो, लेकिन अब डरना छोड़ दो, क्योंकि 3 साल पहले तुम्हारी किस्मत बदल गई थी मेरे खिलौने से। तुम मेरी भाभी के मर्तबे तक पहुंच गई हो। उसकी बातों में काफी नफरत थी। आर्यन कहकर चला गया। पता नहीं दादा जान ने क्या सोचकर इस लड़की का रिश्ता मेरे भाई के साथ तय कर दिया।
उसकी कद्दर वो कीमत सुनकर मनाहिल की आंखें नम हो गईं। वो कमजोर और बेबस लड़की आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इस घर में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। इस गम के अलावा अगर उसके पास रहने को कोई जगह होती तो वो फौरन वहां चली जाती, लेकिन वो तो बचपन से ही बदकिस्मत रही। कहाँ मर गई हो मनहूस मनाहल, तुम्हारी माँ खुद तो मर गई, तुम्हें मेरे सर छोड़ गई। राबहा बेगम तेज आवाज में चला रही थी। जी जी ताई अम्मी, वो अपने दोपट्टे से हाथ पोंछते बोली। इसकी सांस फूल रही थी, मतलब कि वो भाग कर आई थी। कहाँ मर गई थी काम चोर चोर लड़की। राबहा बेगम उसे गर्दन के पीछे से पकड़कर बोली। वो मैं पूछा लगा रही थी। बहानेबाजी बंद करो, सारा दिन अपने कमरे में छिपी रहती हो। कामचोर लड़की, वो उसकी गर्दन जोर से हिलाते हुए बोली। मनाहल के आंसू बहने लगे। ड्रामे बंद करो मनहूस लड़की। वो उसे चेहरे पर थप्पड़ मारकर बोली, मुझे मुझे माफ कर दो ताई अम्मी। मनाहल नहीं जानती थी कि उसने क्या गलत किया था जिसकी सजा उसे मिल रही थी, लेकिन वो माफी मांगने लगी। ये जाले तुम्हें नजर आ रहे हैं, इन्हें उतारो। एक मनहूस वजूद मेरे घर में काफी है, वो कहती रही और जोर से झटका देती गई। झटका लगने से वो नीचे गिर पड़ी। वो वहीं बैठकर रोने लगी। उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि राबहा बेगम ने बालकोनी के उस हिस्से की तरफ इशारा किया था जो उसने कल ही साफ किया था। इस घर में कोई मुलाजिम नहीं था। राबहा बेगम सारा काम मनाहल से ही करवाती थी। सीढ़ियों पर खड़े आर्यन को पहली बार उस पर तरसाया। चौहदरी हाउस की 2 किनाल पर फैला हुआ कई किनाल पर मेन हाल में दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थीं। दाईं तरफ की सीढ़ियां कमरों की तरफ जाती थीं और बाईं तरफ की सीढ़ियां बालकोनी और छत की तरफ। आर्यन शायद छत पर जा रहा था। वो छत पर जाने का इरादा करके उसकी तरफ बढ़ा। रोना छोड़ो, बेहतर है कि अच्छे तरीके से काम किया जाए। वो थोड़ा फासले पर खड़ा होकर बोला, मैंने कल ही सफाई की थी। वो हचकियां लेते हुए बामुश्किल बोली, मामा का दिमाग खराब नहीं होता कि वो बुलावजा तुम्हें मारे। मनाहिल अपने आंसू पोंछने लगी। इस घर में कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता था। आंसू साफ करते हुए वो बामुश्किल से उठी और चलने लगी। 2-3 कदम चलते ही उसे शदीद चक्कर आने लगे। वो गिरने ही वाली थी, मगर रेलिंग पकड़कर खुद को संभाल लिया। आर्यन ने आंखें घुमाई। मामू बिल्कुल ठीक कहती हैं, ये लड़की जबरदस्त ड्रामाबाज है। वो बड़बड़ाते हुए बालकोनी में खड़ा हो गया। मनाहिल नजर इंदाज करती आगे बढ़ गई। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो पलटा। अचानक उसकी नजर बाईं जानिब उठ गई, जहां थोड़ी देर पहले राबा बेगम ने इशारा किया था। वहां कोई जाला नहीं था। वो हैरान रह गया। उसने पूरी बालकोनी में नजर दौड़ाई, किसी भी जगह कोई जाला नहीं था। वो उलझ गया। यहाँ तो कोई जाला नहीं है, फिर मामू ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है कि उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई हो। वो खुद गुलामी करते हुए बोले, रात के खाने पर सब जमा थे, आज तुम लोग क्यों नहीं गए? हमजा ने अरीन से पूछा। मॉड नहीं था। लाला, आप बताएं दफ्तर कैसा रहा? सब ठीक है, तुम जल्दी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और फिर मेरे काम में हाथ बटाना। बिल्कुल लाला। नासिर साहब मुस्कुरा रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। राबहा बेगम बलाल कहाँ है? नासिर साहब की बात सुनकर राबहा बेगम के मुस्कुराते तातरात फौरा गायब हो गए। आर्यन उन्हें देख रहा था। न जाने क्यों उसे यूं महसूस हुआ जैसे जो कुछ उसे बताया गया था वो गलत था। यहाँ कोई ड्रामाबाज नहीं था, लेकिन कोई जालिम जरूर था। और वो कौन हो सकता है? दिल मान ही नहीं रहा था। शायद कुचन में खा रही होगी। कुचन में खड़ी मनाहिल ने जख्मों भरी मुस्कुराहट दी। अगर उसे खाने की इजाजत होती तो वो खाती। कई साल पहले राबहा बेगम के मना करने के बावजूद उसने कुचन में खाना खा लिया था। जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने मनाहिल को इतनी मारा कि इस दिन के बाद से वो हमेशा बच्चा हुआ खाना ही खाती। कभी पेट भर जाता तो कभी कभी यूं ही सो जाती। मनाहिल मनाहिल, बच्चे बाहर आओ। नासिर साहब ने आवाज दी। वो उसे बाहर क्यों बुला रहे थे? राबहा बेगम के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। वो नाराजगी आज बहुत वाज़ेह नजर आ रही थी। जीतिया जान, वो बाहर आती हुई बोली, यहां आओ। जी। मनाहिल डरते डरते आगे बढ़ी। राबा बेगम उसे ऐसे देख रही थी जैसे खा जाने वाली नजरों से। अब उसे यकीन होने लगा था
कि उसकी माँ मनाहल के साथ ज्यादती करती है। सारा दिन घर रहने की वजह से वो सुबह से ही मनाहल और राबहा बेगम को नोट कर रहा था। खाना खा लिया बच्चों? मनाहल ने डरते हुए राबहा बेगम को देखा। उन्होंने हल्का सा हाँ में सर हिलाया। उनकी आंखों में वार्निंग थी कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जवाब देना होगा तो जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी हाँ। इसकी हकलाने पर हमजा ने सर इनकार में हिलाया। ये बात हकलाए बगैर भी कही जा सकती थी, लेकिन इस लड़की को मजलूम बनने का बहुत शौक है। वो दिल में बोला, अच्छी बात है, अब तुम जाओ। राबहा बेगम बोली, जी ताई अम्मी, वो कहकर चली गई। आरिन उसे रोकना चाहता था मगर कुछ नहीं कर सका। इतना कम क्यों खा रहे हो आरिन? अच्छे से खाओ। राबहा बेगम उसकी प्लेट देखते हुए बोली, जी मामा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए अपनी प्लेट की तरफ झुक गए। तुमने खाया क्यों नहीं? आर्यन हमजा नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसकी प्लेट देख रहा था। कहा खाना पसंद नहीं आया। राबहा बेगम बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, असल में मैंने थोड़ी देर पहले खा लिया था इसलिए अभी भूख नहीं है। पूछा, क्या खाया था थोड़ी देर पहले कि तुम्हें भूख नहीं है? वो मामा मनाहल से कहकर पास्ता बनवा लिया था मैंने। जी लाला। सबके जाने के बाद मनाहल बाहर आई तो आर्यन को बैठा देख कर हैरान हुई। बर्तन बर्तन ले जाओ, वो अंगलियां मरोड़ते हुए बोली, झूठ क्यों बोला पापा से? वो उठते हुए बोला, क्या कैसा झूठ? जब खाना खाया ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला? नहीं मैंने खा लिया था। सच सच कह रही हूँ। अच्छा, उसने सीने पर बाजू बांधते हुए कहा। जी अब ले जाऊं बर्तन? आर्यन बगैर पलटे एक प्लेट निकालते निकालते उसमें चावल भरते हुए बोला, वो प्लेट खत्म करो मेरे सामने। जी वह हैरान हुई। मैंने कहा, ये प्लेट खत्म करो। मैं उतना नहीं खाती जानता हूं, इसीलिए तुम्हारी सजा है। ये प्लेट तुम्हें खत्म करनी ही होगी वरना मामा को तो जानती हो। वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। मनाहल ने बेचारगी से उसको देखा। चावल ज्यादा नहीं थे, इतने ही जितने आमतौर पर कोई इंसान खाता है, लेकिन शुरू से ही उसे कम खाना मिलता था, इसलिए जैसे ही उसने प्लेट देखी काफी परेशान हो गई। यहाँ बैठो और खाओ, वो कर्सी खींचते हुए बोला। मनाहल खामोशी से बैठ गई। अगर वो उसकी बात ना मानती तो वो यकीना ताई उम्मी को उसकी शिकायत कर देता। आर्यन दोबारा अपनी कर्सी पर बैठकर फोन इस्तेमाल करने लगा। चावल खाते हुए मनाहल की आंखें नम होने लगी। पता नहीं कितने अरसे बाद वो किसी का बचा खचा नहीं खा रही थी। शुक्राने के तौर पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने फोन से नजरें हटाएं, वह तकरीबन आधी प्लेट खत्म कर चुकी थी। वो उठकर चला गया। खाना खत्म करके वो भी उठ गई और बर्तन समेटने लगी। अभी वो बर्तन धोने की तैयारी कर रही थी कि मनाहल बाबा बुला रहे हैं, चलो जाओ। आर्यन किचन में आते हुए बोला, मुझे क्यों? ये तो वही बताएंगे। उनके लंच में आते ही नासिर साहब ने मनाहल को अपने पास बुलाया। वो झिझकते उनके पास बैठी। राबा बेगम उसे घूर रही थी। मैं सोच रहा हूं कि अब हमजा और मनाहल की शादी कर दी जाए। ये बात सुनते ही मनाहल के चेहरे पर शर्म के गिलाब खुल गए। ये आप क्या कह रहे हैं? नासिर राबा बेगम गुस्से में बोली। हमजा ने माथे पर हाथ रखा। मनाहल को घूर रहा था। आर्यन मनाहल और हमजा को देख रहा था। वही जो तुमने सुना। रबाहा की निस्बत तय हुए 3 साल हो चुके हैं, जो कि काफी अरसा होता है। अब हमें उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बाबा इतनी जल्दी क्यों है? हमजा ने एतराज किया। जल्दी कहाँ है हमजा बेटा, पहले ही 3 साल हो चुके हैं। तुम दोनों की मंगनी में सोच रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में शादी की तारीख रख देते हैं। तब तक ईमान और जारा उनकी बहनें भी आ जाएंगी। इतनी जल्दी क्यों है आपको मेरे बेटे की शादी की? राबिया बेगम तो चीखे ही पड़ी। हमारा बेटा राबिया और उम्र देखो, वो अब 26 साल का हो गया है। अभी भी तुम बहुत जल्दी बोल रही हो। मेरा मतलब है शादी के लिए इतनी तैयारी करना पड़ती है। घर की ही शादी है, दौल्हा भी घर का, दुल्हन भी घर की, तो किस तरह की परेशानी होगी तैयारियों में? मैं ईमान और जारा को भी बता देता हूँ, वो भी आ जाएंगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे क्या सुन रही हो? इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि अपनी शादी का सुनकर यहाँ से चली जाओ। जी वो बड़बड़ाते हुए उठकर किचन में चली गई। राभा, वो तुम्हारी होने वाली बहू है, थोड़ा प्यार से बात किया करो। वाह जी वाह, अभी वो तुम्हारी बहू बनी नहीं और तुमने उसकी तरफदारी भी शुरू कर दी। बाबा जान की ख्वाहिश थी कि हमजा की शादी मनाहल से हो,
लेकिन हमजा बोला, बाबा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मनाहल से शादी नहीं करना चाहता। वो कड़क लहजे में बोले। अब उनका सब्र खत्म हो चुका था। उन्हें लगता था कि अगर हमजा और मनाहल की शादी हो गई तो मनाहल खुश रहेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उससे उस बेचारी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हमजा ने सर झुकाते हुए कहा, जैसा आपको ठीक लगे बाबा जान, मैं पानी पीकर आता हूँ। वैसे भी अभी मेरी शादी की कोई बात ही नहीं हो रही, मैं यहाँ बैठूंगा। वो शरारती अंदाज में बोला और उठ खड़ा हुआ। किचन में मनाहल बर्तन धोते हुए आंसू भी बहा रही थी। तुम इस शादी से राजी हो? वो फिर से पानी की बोतल निकालते हुए बोला। मनाहल के हाथ एक लम्हे के लिए रख गए, फिर वो दोबारा अपना काम करने लगी। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं? वो शीलफ के साथ टेक लगाकर उसे देखते हुए बोला। मनाहल अब भी खामोश रही। जानती हूं कि इस्लाम में औरत की खामोशी को हाँ समझा जाता है, इसलिए अगर तुम राजी नहीं हो तो चुप मत रहो, जाकर इनकार कर दो। दादा जान ने मेरे लिए यह फैसला किया था तो यकीनन कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। हम भी यही चाहते हैं। लगता है तुम अभी मामू की कुछ नहीं लगती, उसीलिए वो तुम पर हाथ उठा देती हैं। जब तुम उनकी बहू बन जाओगी तो शायद वो तुम्हें इज्जत देने लगी, और अगर इज्जत ना भी दें तो वो तुम पर हाथ नहीं उठाएंगी और ना ही खाना बंद करेंगी। वो बोतल का ढक्कन बंद करते हुए बोला। आर्यन ने हैरानी से उसे देखा। मतलब वो जानता था मामू गुस्से में सख्त हैं लेकिन दिल के बरे नहीं। ये देखकर वो नरम लहजे में बोला और फिर चला गया। राबा बेगम की मर्जी के बगैर ही सही, लेकिन उसकी शादी हमजा से हो चुकी थी। हमजा का कमरा फूलों से सजा हुआ था, जो यकीनन आर्यन ने क्या होगा? ये क्या होगा? मनाहल सरा रंग के लहंगे में भारी जेवरात पहने बेड पर बैठी कांप रही थी। नासिर साहब और आर्यन को लगता था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मनाहल का दिल कह रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि सब कुछ मजीद खराब ही होगा। कुछ देर बाद दरवाजे के खुलने की आवाज आई। हमजा सुनहरी शेरवानी पहने कमरे में दाखिल हुआ। एक नापसंदीदा नजर मनाहल पर डालते हुए शेरवानी उतार कर सोफे पर फेंक दी और वाशरूम चला गया। हमजा की बेरखी उसकी किस्मत को सच साबित कर चुकी थी। वाशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए उसके आंसू बहने लगे। आंसू पूंछते वो बेड से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता अपनी चौड़ियां उतारने लगी, फिर एक एक करके अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। इतने में हमजा बाहर निकल आया। वो अब आरामदा सूट पहने था। हमजा को देखकर उसके हाथ रख गए। वो एक नजर मनाहल को देखकर बेड की तरफ चल पड़ा। मनाहल अपने आंसू पूंछकर दोबारा अपना काम करने लगी। सनो, अपना काम मुकम्मल करने के बाद लाइट बंद कर देना, लेकिन मेरे बेड पर सोने की गलती बिल्कुल मत करना। जी, वो बस इतना ही बोली। कुछ देर बाद वो भी फरेश होकर बाहर आ गई। कमरे में 2 सेटों का सोफा था, वही बैठ गई। इसके अलावा वो कहीं और नहीं सो सकती थी। बदकिस्मत लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में तो आ गई है, लेकिन मैं ज्यादा दिन तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं किचन में खड़ी नाश्ते बना रही थी जब राबा बेगम गुस्से से भरी अंदर आई और उसके बाल खींचते हुए धीमी आवाज में बोली। वो खुद पर काफी काबू पा रही थी। जैसे ही मेहमान घर से गए, वो फौरन अपना गुस्सा निकालने पहुंच गई। ताई अम्मी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, वो आंखों में आंसू लिए बोली। दर्द? राबा बेगम ने कहा, मजीद जोर से बाल खींचे। मेरे सीने में आग लगी हुई है तुम्हें अपनी बहू की हैसियत से देखकर। वो उसे जोर से धिका देते हुए बोली। मैंने क्या क्या है ताई अम्मी? वो आज पहली बार उनके सामने बोली थी। जबान चलाती है मेरे सामने मुझसे सवाल करेगी। अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई है, आज कल तुम में। गुस्से से पागल होते हुए उसने अपना हाथ गरम तवा पर रख दिया। तुम्हारी आवाज ना निकले। वो दूसरे हाथ से उसके मना पर हाथ रखकर बोली। मनाहल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ लम्हे बाद राबा बेगम ने उसकी कलाई छोड़ दी। मनाहल रोते हुए अपना हाथ पीछे ले गई। उसे तड़पते देख वो सुकून से बाहर चली गई। वहीं पर रोने लगी। नाश्ता कहाँ है मामा, मुझे देर हो रही है। हमजा दफ्तर जाने के लिए तैयार बैठा था। आर्यन अभी भी वहां आया। नासिर साहब अभी अपने कमरे में ही थे। पहले भी नाश्ता मनाहल ही बनाती थी और अभी भी वही बना रही थी।
लेकिन लगता है तुमने उसे थोड़ा ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया है, उसीलिए उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या मतलब मामू? हमजा माथे पर बल डालकर बोला। आर्यन मेज के करीब ही रख गया। भाई मैं कुछ देर पहले कोचिन गई तो वो ब्रेड बना रही थी। मैंने कहा कि पराठे बना लो, मेरा दिल कर रहा था। वो कहने लगी कि मेरा मॉड नहीं है पराठे बनाने का, अगर तुम्हें खाने हैं तो खुद बना लो। रबाहा बेगम की बात सुनकर हमजा का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। मैं अभी देखता हूं उसे। वो उठने लगा। लाला आप बैठे, मैं भाभी को यही बुला लेता हूँ। आर्यन बोलकर चला गया। किचन में मनाहल बाएं हाथ से ब्रेड फ्राई कर रही वॉज, दाईं हाथ को नीचे लटका रखा था। मनाहल जी वो आवाज सुनकर चौंकते हुए मड़ी। आर्यन को देखते ही उसने फौरन मना सीधा किया। इतनी देर में आर्यन उसके आंसू देख चुका था। क्या बात है, ब्रेड क्यों बना रही हो पराठों के बजाय? वो करीब आकर बोला। वैसे ही उसने दोहराया। तो फिर 2 बार क्यों रो रही हो? वैसे ही वो आंसू साफ करते हुए बोली। उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग हल्का हो चुका था। मामा ने क्या कहा ये बताओ ताई? उम्मी ने कुछ नहीं कहा। वो अपना काम करते हुए हकलाते हुए बोली, अपना दूसरा हाथ दिखाओ। मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से चले जाएं, मैं नाश्ता ला रही हूँ। आर्यन ने उसे कई बार बुलाया, फिर खुद आगे बढ़ते हुए उसकी कलाई पकड़ी और हाथ सामने किया। उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था। ये क्या हुआ? उसे कहते ही उसे जवाब मिल गया। बाहर चलते हैं, मेरी गलती थी आर्यन लाला, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो कुछ कहे बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई। नासिर साहब भी वहां पहुंच चुके थे। पूछो इससे हमजा। राबा बेगम अभी बोलने ही वाली थी कि आर्यन बोल पड़ा। 1 मिनट मामा, मनाहल ने पराठे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उसका हाथ जल गया है। वो बोलते हुए अपना हाथ आगे किया। राबा बेगम परेशान हो गई ये सोचकर कि अगर उसने सबको सच बता दिया तो। नासिर साहब मुश्किल से उठे। हाथ कैसे जला बेटा? वो परेशानी से उसका हाथ पकड़कर बोले। हमजा दौर से उसे देख रहा था। राबा बेगम उसकी आंखों में मनाहल के लिए परेशानी देखकर शदीद गुस्से में आ गई। लापरवाही में तो इस लड़की का कोई सानी नहीं, मैं दुआ लगा दूंगी इसके हाथ पर। राबा बेगम आगे आते हुए बोले, मामा मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है। लाला वैसे भी आफस जा रहे हैं तो मनाहिल भी उनके साथ चली जाती है। रास्ते में वो पहले अस्पताल चले जाएंगे। आर्यन बोला, अस्पताल की क्या जरूरत? आर्यन ठीक कह रहा है मामा, मुझे उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। हमजा आगे से बोला, जल्दी जाओ बेटा। राभा बेगम के कुछ बोलने से पहले नासिर साहब बोले। हमजा सर हिलाते हुए आगे बढ़ा और मनाहिल के गर्द बाजू फैलाते हुए आगे बढ़ गया। राभा बेगम ने मुट्ठी भी बांधी। बाबा मेरे ख्याल में हमें एक मुलाजिम रख लेनी चाहिए। आर्यन उन दोनों के जाने के बाद सीधा नासिर साहब से बोला, लेकिन उसकी क्या जरूरत है? राभा बेगम बोली। प्यारे मामा मनाहल को चोट लगी है, अब वो काम नहीं कर पाएगी तो फिर काम कौन करेगा? मुझे और आपको नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी मामा को काम करना पड़े। आर्यन ने मीठे लहजे में उसके कंधे के गर्द बाजू फैलाते हुए कहा। तुम्हारा हाथ कैसे जला? हमजा गाड़ी में बैठते हुए बोला। वो दोनों अभी अस्पताल से निकले थे। मनाहिल को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, मेरा ध्यान काम पर नहीं था, नींद पूरी नहीं हुई थी, इसके दिल में जो भी आया वो बोल दिया। इसकी शादी को 10 दिन हुए थे, वो थक चुकी थी और पिछले 10 दिन से सोफे पर ही सो रही थी। ठीक है, अब से तुम बेड पर सोओगी। मनाहिल कुछ कहे बगैर बाहर देखने लगी। रात के 7 बजे थे। वो दोनों घर वापस पहुंचे। रबाहा बेगम जैसे सुबह से ही परेशान चल रही थी। हमजा को देखते ही फौरन उसकी तरफ बढ़ी। तुम ठीक हो हमजा जी? मामा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो उन्हें अपने बाजू में लेकर आगे बढ़ा। मनाहिल खामोशी से किचन में चली गई। वो दफ्तर में भी चुप रही। बात करने को कोई थी ही नहीं। ना वो बोली और ना हमजा ने कुछ कहा। तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, इसीलिए मैं फकरमंद हो रही थी, आफस जाके कुछ खा लिया था मैंने। मनाल ने यकीनन तुम्हें बहुत तंग किया होगा, आइंदा से उसे साथ मत ले जाना, तुम्हारा सारा काम खराब हो जाएगा। अरे मामा जान कुछ नहीं होता, और वैसे भी मनाल भाभी बहुत समझदार औरत हैं, मुझे यकीन है उन्होंने लाला को आफिस पिला भी नहीं होगा। आर्यन लाउंज में आते ही बात सुनने लगा। हमजा के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा, तुम चुप करो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो उसे चुप करवाते बोली।
राबा बेगम को अरीन का मनाहिल की हमायत करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हमजा लाला से पूछ लो मामा, मेरी बात ही सच होने वाली है। जी मामा, आरिन बिल्कुल ठीक कह रहा है। मनाहिल ने बिल्कुल तंग नहीं किया और मुझे भी कोई परेशानी नहीं हुई। ये तो अच्छी बात है। वो उसके अलावा क्या कह सकती थी। कुछ दिन सुकून से गुजरे। हमजा भी उसका ख्याल रखने लगा था और राबा बेगम ने भी ज्यादा तंग नहीं किया था। घर में मुलाजमा आ जाने की वजह से उसका काम भी काफी आसान हो गया था। वो पहले तो आरीन के बदलने पर हैरान और परेशान थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसका डर खत्म होता जा रहा था। अब उनकी शादी को तकरीबन 1 महीना होने वाला था। मनाहिल अपने कमरे में बैठी थी जब हमजा अंदर आया। लैपटॉप एक टेबल पर रखते हुए अपने जूते उतारने लगा। इतने में मनाहिल पानी ले आई। हमजा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और चप्पल पहनते हुए वॉशरूम चला गया। मनाहिल उसके रवैये पर परेशान हो गई। वो बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, मगर उसे समझ नहीं आया कि आखिर हमजा को क्या हुआ है। सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक था और अभी वो दोबारा अजनबी लग रहा था। फ्रेश होकर वो बाहर निकला और बाहर जाने लगा। हमजा, हमजा, बात सुनो, बोलते उसके सामने आ खड़ी हुई। आप नाराज हैं? अपने काम से काम रखो। हमजा, बताओ तो सही, तुमने मामू से बदतमीजी क्यों की? इसकी बात सुनकर मनाल हैरान रह गई। नहीं, अब तुम मक्कर हो रही हो। पहले तुमने मामा से बदतमीजी की थी और अब मेरे सामने मजलूम बन रही हो। वो तनफर से बोले और उसे देखते हुए आगे बढ़ा। मैं ये कह रही थी कि मुझे भी अपनी बदतमीजी पर काफी अफसोस है और मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था जब मैं गुस्से में आ गई थी। वो दोबारा उसके सामने आकर बोला, तुम अपनी गलती मान रही हो? वो जैसे हैरान हुआ। जी हमजा, इसीलिए तो इसके बाद मैं नीचे ही नहीं गई, क्योंकि मैं शर्मिंदा थी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ताई अम्मी का सामना कर पाती। पता है, मामा भी नाराज हो रही थी कि तुमने बाद में माफी नहीं मांगी और ना ही उनके सामने गई। मैं अभी इनसे माफी मांग लूं तुम्हारे सामने? मेरे सामने क्यों? वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, ताकि मेरे अंदर हिम्मत आए। वो भी मुस्कुराते हुए बोली, चलो नीचे चलते हैं। जी वो दोनों एक साथ बाहर निकले। मनाहिल कुछ देर पहले आने वाली काल के बारे में सोचने लगी। कुछ देर पहले हमजा अभी अभी वॉशरूम गया था। तब मनाहिल को उनकी नई मुलाजमा रहीमा आंटी की कॉल आई। जी रहीमा आंटी बेटा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हमजा बेटे को राबा बेगम ने आपके खिलाफ भड़काया है, ये कहकर कि आपने बदतमीजी की है और तब से कमरे में बंद है। इसीलिए हमजा नाराज है। अब मैं क्या करूं? वही जो मैं कह रही हूं, ताकि तुम्हारा घर बचा रहे। जब वो तुमसे इस बारे में पूछे तो तुम मान लेना कि तुमने बदतमीजी की है और अभी शर्मिंदा है, इसीलिए नीचे नहीं गई। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों मानो बेटा? मानने में क्या हर्ज है? लेकिन उससे ये होगा कि तुम्हारा शौहर भी राजी होगा और तुम्हारे रिश्ते पर भी असर नहीं पड़ेगा। जी आंटी बोलते उसने कॉल कटवा दी। इसी वक्त हमजा वॉशरूम से बाहर आया। राबा बेगम ने उन दोनों को एक साथ आते देखा। देखो, गुस्से से आग बगोला हो गई। अस्सलाम अलैकुम। दोनों ने एक साथ सलाम किया। हमजा ने मनाहिल के लिए कुर्सी खींची। वो मुस्कुराकर बैठ गई। आरिन ने हल्की सी बुझाई, जबकि रबाहा बेगम के अंदर लावा एबल रहा था। नासिर साहब खुशी से दोनों को देख रहे थे। इतने अरसे बाद अपनी भतीजी को खुश देखकर वो भी खुश थे। ताई अम्मी बोले, सूरी मुझे खुद मालूम नहीं कि तब मुझे क्या हुआ था। फिर से माजरत भाई। किस बात की माफी? नासिर साहब बोले, दर हकीकत मैंने ताई अम्मी से थोड़ी ऊंची आवाज में बात की थी, तो मैं काफी शर्मिंदा थी, इसीलिए माफी मांग रही हूँ। शौहर के आने के बाद में याद आया माफी मांगनी है। इनकी आंखों में नाराजगी थी। वो हमजा मेरी स्पॉट है ना, तो उन्हें देखकर मुझ में हिम्मत आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली। आरिन मसनूई खांसी खांसने लगा। राबा बेगम के अलावा सब मुस्कुरा दिए। फिर वो भी जबरन मुस्कुराहट मना पर सजाए। मनाहिल के मुस्कुराते 2023 चेहरे को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। खाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले गए। हमजा कमरे से जड़े स्टडी रूम में चला गया, जबकि मनाल बेड पर बैठी रही।
काफी देर बाद हमजा बाहर आया तो मनाहिल को बैठे बैठे ही सोते पाया। वो मुस्कुराते आगे बढ़ा और उसे सीधा करते हुए लेटाने लगा। अचानक उसकी नजर मनाहिल के चेहरे खासा सफेद रंग जहां गुलाबी हो गई थी, खूबसूरत नाखून और लंबी घनी मड़ी हुई पलकें। उसने आज तक उसे इतनी गौर से नहीं देखा था। नासिर साहब के समझाने पर वो मनाहिल के साथ नरम हो गया था, लेकिन आज पहली बार वो उसे खूबसूरत लगा। एहतियात से उसके माथे पर होनट रखकर वो पीछे हटा, फिर मुस्कुराते हुए कंबल उसे ओढ़ाने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपना बेटा दे दूंगी? राबहा बेगम पिछले 2 दिन से मौका की तलाश में थी कि कब वो मनाहिल अकेली मिले और वो उसे पकड़ लिया। आज जब वो उसे अकेले बालकोनी में देख रही थी तो फौरन उसकी तरफ आ गई। ताई अम्मी मनाहिल को ज्यादा सख्त नजरों से देखने लगी। तो मनहूस लड़की नहीं मालूम वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम पैदा हुई थी और अब मेरे इतने काबिल बेटे के पीछे पड़ गई हो। जैसे अपने माँ बाप को खा गई वैसे ही मेरे बेटे को भी मुझसे छीनना चाहती हो। वो उसका बाजू जोर से हिलाते हुए बोल रही थी। ताई अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों? वो रोते रोते बोलने लगी। यही तो तुम चाहती थी शुरू से कि मेरे बेटे को मुझसे छीन कर उस घर की रानी बन जाओ। तो सुनो, सुन लो कान खोलकर। मनाहिल मेरे होते तो मैं अपने बेटे से दूर की बात इस घर पर भी राज नहीं कर सकती। ताई अम्मी को गलत फहमी हुई है। मैं बिल्कुल चुप हूं, बकवास नहीं करूं वरना जबान खींच लूंगी तुम्हारी। मनाहिल मैडम, मनाहिल मैडम, रहीमा आंटी आवाज लगाने लगी। इसकी सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनकर राबहा बेगम नहवसत से उसे देखते हुए जोर से झटका दिया और खुद नीचे की तरफ चल दी। मनाहिल 2 कदम पीछे हट गई। वो जान गई थी कि ताई अम्मी उसे सुकून से नहीं रहने देंगी। मनाहिल मैडम ऊपर हैं, तुम्हें उनसे क्या काम है? राबहा बेगम अब उस पर गुस्सा करने लगी। रहीमा आंटी के आने की वजह वो मनाहिल को कुछ नहीं कह पा रही थी। वो दोपहर के खाने के बारे में पूछना चाहती रहती थी। घर की मालकिन वो है या मैं? आप हो जी, सर झुकाते हुए बोली। तो फिर उससे क्यों पूछ रही थी? क्योंकि किचन का काम आप नहीं मनाहिल मैडम करती हैं। चलो अब से जो मैं बताऊंगी वो तुम बनाओगी। वो आगे बढ़ते हुए बोली। जी मैडम जी। मनाहिल अब ज्यादा वक्त रहीमा आंटी के साथ ही गुजारती थी। इनकी शादी को 3 माह होने वाले थे, लेकिन राबहा बेगम ने अभी तक उसे मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया था। जब भी मौका मिलता वो लाजमी मनाहिल की तजलील करती, लेकिन रहीमा आंटी की वजह से ये मौका कम ही मिलता था। इसका और हमजा के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही थी, लेकिन राबहा बेगम वक्तन फ़ौक़त उसे भड़काने की कोशिश करती रहती थी। मगर मनाहिल अब उस सबको अच्छी तरह संभालना सीख चुकी थी। ये भी रहीमा आंटी की ही बदौलत मुमकिन हुआ था। मनाहिल की हमजा से शादी होना उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था और पिछले 3 महीने से वो खुश और मुतमईन थी, लेकिन वो अभी नहीं जानती थी कि उसकी खुशियों की उम्र बहुत कम है। वो सब रात के खाने पर इकट्ठे थे। लाला और भाभी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, आरीन ने कहा और फिर एक लफाफा हमजा के और दूसरा मनाहिल की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? राबहा बेगम बोले, पहले वो देख लें, फिर वो खुद ही आपको बता देंगे। तब तक आप थोड़ा सा सस्पेंस बनने दें। अंदर एक वाउचर था। हमजा उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, आप दोनों की शादी का तहफा है। आप तो दफ्तर के कामों में इतने मसरूफ हो गए कि अपना ही हनीमून याद नहीं रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों को हनीमून प्लान तहफे में दे दूं। बहुत अच्छा किया। मैं भी यही सोच रहा था कि शादी के बाद तो वैसे भी इन दोनों को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। नासिर साहब बोले। आर्यन ने जाली कॉलर निकाले। इसकी क्या जरूरत थी आर्यन? अगर हमजा चला जाए तो बिजनेस कौन संभालेगा? राबहा बेगम बोली, डोंट वरी मामा, मेरी यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो चुकी है तो अब से मैं भी दफ्तर जाऊंगा। जब तक भाई वापस नहीं आ जाते मैं और बाबा बिजनेस संभालेंगे। उसके बाद राबहा बेगम कुछ ना कह सके। हमजा बेड पर बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा था जब मनाहिल कमरे में आई। यहाँ आओ, वो उसे अपनी तरफ जगह देते हुए बोला। जी, मनाहिल। वो उसके पास बैठते हुए बोली,
आई एम सॉरी मनाहिल, हनीमून का ख्याल मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैं बिजनेस में इतना उलझ गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं हमजा, मुझे आपसे कोई गला नहीं। हमजा ने उसे हाथ पकड़ते हुए कहा, एक बात बताओ, तुम कभी कुछ क्यों नहीं कहते? वो इधर इधर देखने लगी, जैसे समझ ही ना आई हो। मतलब लड़कियों की तो ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होते, लेकिन तुम कभी कोई बात नहीं करते, कभी कोई मांगती क्यों नहीं? मनाहिल को सुनकर समझ ही नहीं आया क्या कहे। बचपन से वो कभी कुछ मांगी नहीं थी। अगर कोई अपना होता तो कहते, दादी जान जो भी ले आते वो खामोशी से खा लेती। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसीलिए कुछ नहीं कहती। फिर भी तुम्हारा दिल कुछ तो चाहता होगा। कल हम जा रहे हैं ना, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। चलो ठीक है, वो मुस्कुराते हुए बोली। उन्होंने पहले लाहौर से इस्लामाबाद की फ्लाइट ली। एक दिन के क़याम के बाद वो दोनों नार्दर्न एरियाज जाने वाले थे। वैसे लाहौर के मुकाबले में इस्लामाबाद काफ़ी सब्ज व शादाब है। हमजा बाहर देखते हुए बोला। दोनों इस वक्त एक ही गाड़ी में थे। उनके सफ़र और क़याम का इंतज़ाम आरीन ने किया था। होटल के कमरे में दाखिल होते ही मनाहल हैरान रह गई। वो कमरा काफ़ी खुला और लग्जरी था। बैग रखने के बाद वो खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा। ये सब वो बेसाख्ता बोली। तुम्हें पसंद आया? वो उसके करीब जाते हुए बोला, जी बहुत ज़्यादा। वो एक नज़र हमजा को देखकर दोबारा बाहर देखने लगी। उसे हरियाली वैसे भी बहुत पसंद थी। दूर से नजर आती मार्गला हाल्स ने उस मंजर को मजीद खूबसूरत बना दिया। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम फैसल मस्जिद चलेंगे। ओके, वो हनस बाहर देखते हुए बोला। हमजा मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाते हुए सूटकेस खोलने लगा। मनाहिल, मुझे ड्रेस बदल लेना चाहिए या यही ठीक है? वो एक ड्रेस निकालते हुए बोला। मनाहिल पलटकर उसके पास आई। बाहर थोड़ा ठंडा मौसम है तो मुझे लगता है आपको चेंज कर लेना चाहिए। ये ठीक रहेगा। वह उसे हल्के नीले रंग का लिबास दिखाते बोला। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो पहनना है पहन लो। मैं चाहता हूं कि इस ट्रिप पर तुम अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहने। अगर ऐसा है तो ये लिबास बेहतर रहेगा। वो एक काले रंग की हाई नेक शर्ट निकालते हुए बोली। उसके साथ सफेद पैंट थी। चंदियाओ के माई मिसेस, वो कहकर वॉशरूम चला गया। मनाहिल भी मुस्कुराते हुए दोबारा खिड़की की तरफ मड़ गई। वो अब बाहर का मंजर एंजॉय करने लगी। वो दोनों अब फैसल मस्जिद देखने आए थे। मनाहिल के अंदाज के मुताबिक काला रंग हमजा पर बहुत जच रहा था। वो दोनों काफी देर वहां घूमते रहे। दिन के 4 बजे के तकरीबन वो दोनों वहां से निकले थे, किसी रेस्टोरेंट जाने वाले थे। अब गाड़ी हमजा चला रहा था। गाड़ी होटल की थी। रास्ते में उसे एक आइसक्रीम वाले नजर आए। आइसक्रीम खाओगी? वो गाड़ी साइड पर रोक कर बोला। जी। ओके। कौन सा फ्लेवर? वह सेट बैलेट खोलते हुए बोला। जो तुम चाहो। हमजा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद वो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लेते हुए गाड़ी में बैठा। ले लो, वो उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हुए बोला। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए बातें करने लगे। आइसक्रीम खाने के बाद हमजा दोबारा ड्राइव करने लगा। फिर दोनों ने एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और अब इन दोनों का रख शक्करपड़िया पार्क की तरफ था। मनाहिल को हंसते खलखलाते देख हमजा भी मुस्कुराने लगा। उसे आज पता चला था कि मनाहिल को नेचर बहुत पसंद है। काफी देर तक वो दोनों घूमते रहे। आज मनाहिल ने बहुत कुछ नया आजमाया था। मैट्रिक के बाद वो घर ही रहती थी और राबा बेगम की वजह से ना वो अपना बचपन एंजॉय कर सकी, ना ही स्कूल लाइफ। लेकिन अब वो दिल खोल के अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही थी, ये जाने बगैर कि इन खुशियों का वक्त बहुत मुख्तसर है। एक हफ्ते भर घूमने फिरने के बाद वो दोनों अब वापस लौट आए। चौहद्री हाउस में आज काफी हलचल थी। मनाहिल को इतना खुश देखकर राबा बेगम अंदर से जल रही थी। इस जलन में उन्हें अपने बेटे का मुस्कुराता चेहरा नजर नहीं आया। पहले हम फैसल मस्जिद गए, फिर शक्करपड़िया पार्क, फिर मार्गला हिल्स देखें, फिर हम दामनी को गए। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम आगे जाएं। फिर हम मरी गए, नारायण कागान गए। वो सब बहुत प्यारा था।
मनाहल आरिन और नासिर साहब को अपना सफ़र बता रही थी। उसके लहजे की मिठास नासिर साहब को बहुत परसकून कर गई थी। वो जब भी राबहा बेगम का मनाहल के साथ रवैया देखकर उन्हें काफ़ी दुख होता था, लेकिन अब मनाहल खुश थी और यही इनके लिए काफ़ी था। चलो अब तुम दोनों आराम करो, रात के खाने पर मिलते हैं। नासिर साहब बोले, जी। बाबा हमजा बोलते उठा और मनाहल के साथ आगे बढ़ा। माशाअल्लाह हमारा बेटा बहुत खुश है, नासिर साहब ने राबहा बेगम को देखकर कहा। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। अब वो क्या कहती हैं कि उन्हें हमजा की मुस्कुराहट झूठी लग रही है और मनाहल की मुस्कुराहट से जलन हो रही है। उन्हें वापस आए 2 दिन ही हुए थे कि मनाहल का बुरा वक्त शुरू हो गया। क्या हुआ मनाहल मैडम? रहीमा आंटी उसकी पेली पड़ती रंगत देखते बोली, वो मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। जो भी खा रही हूँ वो वोमिट हो जाता है। कब से हो रहा है ऐसा? कल रात से। रहीमा आंटी उसकी बात सुनते मुस्कुराई। आज जब हमजा साहब आए तो उनके साथ अस्पताल जाइएगा। मुझे लगता है कि आप उम्मीद से हैं। सच में मनाहल पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, जी मेरी छठी हंस कह रही है कि आप बहुत जल्द इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। मनाहल बेसाख्ता मुस्कुराई। मैं हमजा को कॉल करती हूँ अभी। वो बोलते किचन से निकले और अपने कमरे की बढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो अपने कमरे में गई, फोन उठाया और कॉल करने लगी। अचानक किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। मनाहल राबहा बेगम को देखकर परेशान हो गई। ताई अम्मी, मुझे क्या कहा था मैंने? तुमसे क्या कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहना? जाने से पहले कहा था या नहीं कहा? मनाहल बोली, ताई अम्मी मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी सुनी। 2 दिन से मेरा दिल जल रहा है, तुम्हें देखकर दिल चाह रहा है कि अभी तुम्हारी जान ले लूं। उसने उसे जोर से धिक्का दिया। मनाहल नीचे गिर पड़ी। वो बैठकर अपने पेट पर हाथ रखा। उसका बच्चा ठीक था, ये सोचकर उसने शुक्र अदा किया। वो उठने लगी मगर राबहा बेगम ने दोबारा उसे बाजू से पकड़कर नीचे गिरा दिया। उनका निशाना उसका चेहरा था। उन्हें लग रहा था कि हमजा उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से उसकी तरफ मतवजा हुआ है। मनाहल पीठ के बल जमीन पर गिर गई। उसके माथे से भी खून बहने लगा, लेकिन पीठ में इतना शदीद दर्द था कि वो कुछ सोच भी नहीं पाई। वो पेट पकड़े चीखने लगी। इसकी चीखें सुनकर राबा बेगम होश में आई। इसकी इतनी बुलंद चीखें सुनकर वो थोड़ा घबरा गई। इतने में रहीमा आंटी की आवाज़ सुनी, मनाहल मैडम, मनाहल मैडम। वो बोलते हुए कमरे में दाखिल हुई। रहीमा आंटी ज़रा देखो इसे। वह गर गई है और अब चीख रही है। हाथ मन्ना पर फेरते हुए बोली। जब उसे मनाहल को पेट पकड़ते देखा तो फौरन उसकी तरफ भागी। मैडम साहबा, जल्दी से गाड़ी निकलवाएं, इन्हें अस्पताल ले जाना है। इतनी जोर से नहीं गिरी कि अस्पताल ले जाना पड़े। मैडम साहबा, मनाहल मैडम अमीद से हैं और अभी वो पीठ के बल गिरी हैं। वो मनाहल को उठाते हुए बोली। मनाहल अभी भी नियम बेहोशी की हालत में हल्की हल्की सस्कियां ले रही थी। राबहा बेगम को वहां खड़ा देखकर वो खुद आगे बढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। इसकी अमीद से होने की खबर सुनकर उनका रंग फीका पड़ गया। मनाहल के अस्पताल होने की खबर सुनकर हमजा, आरिन और नासिर साहब तीनों तेजी से अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी के बाहर उन्हें रहीमा आंटी खड़ी नजर आई। क्या हुआ मनाहल को? हमजा तेजी से आगे बढ़ते उनके करीब आकर बोला। फिर आरिन और नासिर साहब भी उसके करीब आए। पता नहीं जी, मैंने बस उनकी चीखें सुनी थी। जब मैं कमरे में गई तो मनाहल मैडम जमीन पर गिरी हुई थी और राभा मैडम उनके करीब खड़ी थी। आरिन ने राभा के नाम पर आंखें मींची। वो समझ गया था कि मनाहल कैसे गिरी। ज्यादा तो नहीं लगी उन्हें? आरिन बोला, पता नहीं साहब, ये तो डॉक्टर ही बताएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर साहब, मेरी बेबी कैसी है? वो ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से हम आपका बच्चा नहीं बचा सके। बच्चा अभी सिर्फ 2 हफ्ते का था, इसीलिए हमारी पूरी कोशिश के बावजूद हम उसे नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनते ही हमजा बेबसी से लड़खड़ा गया। वो अब बाप बनने वाला था। उसे ये बात तब मालूम हुई जब उसका बच्चा ही चला गया। रहीमा आंटी ने बेबसी में अपने मन्हा पर हाथ रखा। नासिर साहब की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर माजरत करते हुए चला गया। आरिन ने मन्हा पर हाथ फेरते हुए कहा, ये क्या कर दिया आपने मामू? अब उसका मदावा कौन करेगा? वो दिल ही दिल में बोल रहा था,
फिर आगे बढ़ते हुए हमजा को तसल्ली देने लगा। नासिर साहब भी आंसू पूंछते हुए हमजा की तरफ बढ़े। 25 साला हमजा अपने बाप के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। औलाद का गम ऐसा ही होता है, बड़े बड़े लोग के भी आंसू बहा देते हैं। आरिन अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए राबहा बेगम को कॉल करने लगा। एक दिन बाद मनाहल को डिस्चार्ज कर दिया गया था। जब उसे अपने बच्चे के बारे में पता चला, वो एक लफ्ज भी न बोली। हमजा ने रोते हुए अपना दिल हल्का किया, लेकिन पहली बार मनाहल ने अपनी आंखें नम नहीं होने दे। रहीमा आंटी ने बहुत कोशिश की कि मनाहल अपने इतने बड़े गम पर आंसू बहाए, लेकिन वो तो ऐसे हो गई जैसे एक बेजान लाश। घर आते ही इसका सामना राबहा बेगम से हुआ। वो खामोश नजरों से उसे देखने लगी। वो सब लांच में बैठे थे। मामा, मनाहल कैसे गरी? हमजा बोला। हमजा के साथ मनाहल बैठी थी। इसके साथ वाले सोफे पर आरिन और नासिर साहब बैठे थे। संगल सोफे पर राबहा बेगम बैठी थी। तुम भी जानते हो ये बहुत लापरवाह है। अपनी लापरवाही की वजह से गरी और इतना नुकसान करवा लिया अपना। मनाहल खामोश नजरों से राबिहा की सफाकी देख रही थी, जो अपने बच्चे की जान लेने के बाद भी झूठ बोल रही थी। मुझे गरने वाली ये औरत थी। ये चाहती थी कि गरा के मेरा चेहरा जख्मी कर दे ताकि उनका बेटा मुझे पसंद न करे। मनाहल ने कहा। उसकी आवाज में अजनबीत थी। हमजा और नासिर साहब ने उसकी बात सुनते ही हैरानी महसूस की, लेकिन आर्यन को पहले ही अंदाजा था। ये झूठ बोल रही है बेटा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो हमजा को देखकर बोली। मनाहिल, सोच समझकर बात करो। मैं मानता हूं कि हमारा दुख बड़ा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगाओ। मैं इल्जाम लगा रही हूं, और ये औरत क्या कर रही है? जो करती आई है। तुम्हें कभी नजर नहीं आया? ये औरत मुझे कभी खुश नहीं देख सकती, इसीलिए मेरी औलाद को मार दिया उसने। कातिल है ये मेरी खुशियों का, मेरी औलाद की, मेरी सुकून की। वो अचानक खड़े होकर चीखती हुई बोलने लगी। कई घंटों से रखे हुए आंसू अब बहने लगे थे। राबहा बेगम को समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। मनाहल, बकवास बंद करो। हमजा खड़े होकर सख्त लहजे में बोला। मैं बकवास नहीं कर रही हमजा, आप अपनी इस डायन माँ का असल चेहरा नहीं देख रहे। ये डायन है जिसने पहले मेरी माँ को, फिर मेरी खुशियों को और अब मेरे सुकून को खा लिया है। मनाहल, होश में आओ। क्या और बक रही हो? वो उसे कंधों से पकड़कर झंझलाते हुए बोला। मनाहल अचानक चुप हो गई। मनाहल सच कह रही है लाला, आरिन ने कहा। आरिन, हमजा सख्त उसे देखते हुए बोला। राबहा भी शाकी नजरों से उसे देखने लगी। आप जानते हैं शादी के बाद मनाहल का हाथ जला था। वो भी मामा ने ही मारा था। मनाहल ने आज तक कभी मामा से बदतमीजी तो दूर की बात पलटकर जवाब भी नहीं दिया। मामा उसे बगैर वजह मारती थी। वो मार खाती थी, मामा उसे भूखा रखती थी। वो खामोशी से भूखी सो जाती थी। मामा ने उसे हमेशा डराया रखा। वो हमेशा डरती रही। मामा ने कई बार शादी के बाद मनाहिल को मारने की कोशिश की, लेकिन रहीमा आंटी की वजह से मुमकिन न हुआ। आप दोनों के हनीमून से वापस आने पर मामा ने सीढ़ियों पर तेल डाल दिया कि मनाहिल गिर जाए, लेकिन रहीमा आंटी ने वो भी साफ कर दिया। लेकिन कल हादसा हुआ। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ नफरत में इतनी अंधी हो जाएगी कि वो अपनी ही औलाद की औलाद का बच्चा खा जाएगी। हमजा और नासिर साहब ये सब सुनकर सदमे में चले गए। हमजा की गिरफ्त उसके कंधों से हल्का हुआ। ये सच नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि मनाहिल अमीद से है। कबूल कर ले मामू कि आपने कभी भी मनाहिल को अपनी बहू तस्लीम ही नहीं किया। चाचा चाची के इंतकाल के बाद से मनाहिल आपके पास है, लेकिन आपने एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। हमेशा उसे अपनी नफरत का निशाना बनाया। मैं भी उसे तंग करता था, लेकिन जब उसकी निस्बत लाला से हुई तो मैं भी उसे भाभी समझने लगा। यही सोचकर मैंने बाबा से कहा कि अब उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शायद मामा का रवैया भी मनाहिल के साथ ठीक हो जाए, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे मनाहिल को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि उसे कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए था ताकि वो खुश रह सके। बात करते करते आर्यन की आंखें नम हो गईं। हमजा ये सब सुनकर कुछ कह नहीं सका। राबहा बेगम सोफे पर बैठी रोने लगी थी। मनाहिल भी रो रही थी। नासिर साहब हैरान होकर सोफे पर बैठे थे, जैसे कोई कुछ ना पा रहे हों।
चंद दिनों बाद ही हमजा मनाहिल को लेकर अलग हो गया। राभा बेगम ने बहुत रोई, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमजा का बस यही कहना था कि वो उन्हें छोड़ नहीं रहा, बस अलग हो रहा है ताकि माँ और बीवी दोनों को खुश रख सके। मनाहिल को घर आए 1 हफ्ता हो चुका था और इस दौरान हमजा ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन वो अभी तक उस गम से बाहर नहीं आ पाई थी। मनाहिल ईरानदाती ची साची। मनाहिल वो आवाज लगाते हुए लांच में दाखिल हुआ। वो लांच में बैठी टीवी देख रही थी। हाँ, वो खड़े होकर बोले, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। फल एक शापर सामने करते हुए बोले, ये क्या है? उसने शापर उसकी तरफ बढ़ाया। आइसक्रीम। हाँ, मैंने सुना है कि आइसक्रीम खाने से मजाज ठीक होता है, तो आज मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। आइसक्रीम लाया हूँ, कल भी तो यही कहा था। वो आइसक्रीम का डब्बा निकालते हुए बोले, वो तो गोलगप्पे थे, ये आइसक्रीम है। वो अपना कोट उतारते हुए गला घुमाते हुए बोले। मुलाजिम ने आते ही बोल्ड डिशेस और चम्मच टेबल पर रख दिए। आज तुम देर से आए? हाँ, वो असल में मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले घर गया था। इनसे मिलकर आया हूँ। आइसक्रीम निकालते हुए उसके हाथ रख जाओ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब तक तुम उन्हें माफ नहीं कर दो, मैं तुम्हें उनसे मिलने को नहीं कहूंगा। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, उसके बाद भी अगर तुम नहीं मिलना चाहो तो तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं। वो उसे गले लगाकर बोला। मनाहिल की आंखें नम हो गईं। हमजा एक समझदार आदमी था। वो अपनी बीवी और माँ दोनों के हकूक पूरे करता था। देखा, मैंने कहा था ना कि आइसक्रीम मजा अच्छा कर देती है। मनाहिल को आइसक्रीम खाते मुस्कुराते देखकर हमजा बोला। मनाहिल हंस पड़ी।